नेपाल में जो चीज़ हुई आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें कि इंटरनेट की वजह से कैसे वहाँ का इंटरनेट बैन हुआ और उसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनको बैन करने के बाद पूरा रिवोल्ट आ गया, पूरा इतना प्रोटेस्ट वहाँ पे चल गए, मतलब हालत ख़राब हो गई। देखिए, नेपाल को समझने के लिए थोड़ा दो तीन चीज़ें समझनी ठीक पड़ेगी। नेपाल में 2008-9 के आसपास डेमोक्रेसी आई, तो 17 साल पहले आई। 17 साल में नेपाल में मेरे ख्याल से 14 सरकारें बदल गई, 14 गवर्नमेंट स्विच हुई हैं। इसका मतलब है डेमोक्रेसी वहाँ सक्सेसफुल रही ही नहीं, बिल्कुल। वो प्रूव ही नहीं कर पाए। इससे पहले राजशाही थी वहाँ पर। डेमोक्रेसी आई क्यों? क्योंकि कुछ इंटरनेशनल ताकतें थी, वो चाहती थी कि वहाँ डेमोक्रेसी आए, तो उसका कम्युनिस्ट एक कल्चर लाने की कोशिश की गई। तो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ, कांग्रेस पार्टी भी है शायद कोई, तो उसमें फिर वो ओपिनियन बनी कि डेमोक्रेटिक नेशन की तरह उसको लाया जाए। उसके बाद चूंकि स्विच होते रहे तो एक चीज़ हमेशा कॉमन ऑब्जर्व की गई कि वहाँ पर हर साल करप्शन बढ़ता गया। भले कोई भी गवर्नमेंट आए, पिछली गवर्नमेंट या जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था उसको लेकर संतोष हो जाता था और उसके बाद कोई दूसरा आता था, लेकिन फिर वो करप्शन होता था। अभी फ़िलहाल पिछले 1-1.5 साल में सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी चीज़ें आ रही थी कि जो ओली सरकार, जो प्रधानमंत्री, उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी करप्ट दिख रही थी। मतलब उनके जो अय्याशियाँ हैं, उनके घर, उनके रहने के स्टाइल, उनके घूमने के स्टाइल, जो भी वीडियोस बन के आ रहे थे, इतना एक्सपोज कर गया उनको कि लोगों को लगा कि यहाँ लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है। नेपाल के अंदर 26% जो जीडीपी है ना, वो उन लोगों के कारण है जो बाहर काम कर रहे होते हैं। ओके, 26% तो बहुत। 26%, सोचिए, हर चौथा जो व्यक्ति है वो ऑलमोस्ट बाहर से पैसा भेज रहा है और उसकी वजह से देश सस्टेन कर रहा है।